Good evening, good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? शुरू करें क्लास। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो 3 एग्जाम जो अभी अपकमिंग है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आरआरबी सीबीटी 1 इसका रिजल्ट आ गया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही आरोहण स्टूडेंट की भी। तो आरआरबी जेई सीबीटी 1, तो जैसा कि हमने कहा भी था कि इसमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, काफ़ी सिलेक्शन हुए भी, एक्सपेक्टेशन जो रही उससे भी बेटर रहा। अब एक बात तो ये आती है कि सर सीबीटी 2 के लिए हमें क्या प्लान करना है, इसकी क्वेरी बहुत आ रही है कि सर सीबीटी 2 की तैयारी कैसे होगी और यूपीपीएससी एई की तैयारी हम साथ में कर रहे हैं। दूसरा है यूपीपीएससी एई, 2 एग्जाम की तो ये बात है। और तीसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी ऐसा है, जो यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं कई बच्चे आरआरबी वाले हैं, कई स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले वो यूपीपीएससी एई दे रहे हैं। तो एस्पिरेंट भी जो है वो ज्यादातर मान लो 2 एग्जाम में तो इन्वॉल्व ही, आरआरबी या यूपीपीएससी एई या ईएससी यूपीपीएससी एई, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक एक करके बात कर लें किसको कैसे प्लान करना चाहिए। आरआरबी जेई सीबीटी 1 जिनका क्वालिफाई देखो हुआ है, सबसे पहली बात है ईएससी है, वहां भी प्री और मेंस दोनों होना है। यहाँ भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 2 स्टेज है और यहाँ भी प्री और मेंस होना है। आप मुझे पहली बात ये बताइए, काफी स्टूडेंट कह रहे हैं सर यूपीपीएससी एई की मैं तैयारी कर रहा हूँ, सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया है, सीबीटी 2 की तैयारी करें कि नहीं करें, ये अपने आप से बताओ। किसी एग्जाम में पहली स्टेज आप क्वालिफाई कर गए हो तो क्या सेकंड स्टेज में लिमिटेड बच्चे जा रहे हैं, क्या वो आप नहीं दोगे? आप खुद बताइए, पहली स्टेज अगर क्वालिफाई हो गया है तो दूसरी स्टेज तो आपको देना ही है। यहां तो पहली स्टेज की फाइट है, यहां भी पहली स्टेज, और यहां पहली स्टेज जो क्वालिफाई कर गया है, ऑब्वियस सी बात है पहली प्रायोरिटी उसको यहां रखनी चाहिए। अगर किसी एग्जाम में सीबीटी 1 निकल गया, प्री एग्जाम निकल गया, तो मेन टारगेट इसको ही तो करोगे। यहाँ पे एक ही स्टेज बची, आपको ये क्वालिफाई करना है। तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 जिनका निकला है, सीबीटी 2 टारगेट उनको करना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, सीबीटी 2 टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को तो ये मौका नहीं मिला, और जिन लोगों को मौका मिला है वो क्यों नहीं देंगे इसको। ठीक है, तो ये तो एग्जाम देना है, सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ है तो ये देना है, पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात आती है, सर हम यूपीपीएससी एई भी टारगेट कर रहे थे। देखो सीबीटी 1 को लेके मैंने आपको कहा था कि फरवरी लास्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है, मैंने ये बताया था आपसे, फरवरी लास्ट वीक मैंने कहा था रिजल्ट आ सकता है, उससे 5 दिन 6 दिन बाद आया, मतलब 1 वीक और डिले होकर आया। तो एग्जाम की डेट जो आप पूछ रहे हैं, 1 महीने से कम तो मुझे नहीं लगता, 1 महीने से ऊपर ही टाइम मिलना चाहिए, मेरा अपनी समझ जो है। कब कराएंगे नहीं कराएंगे उनको पता होगा, पर मेरा अपना समझ कहता है कि भाई 1 महीने से ऊपर ही समय इसमें होगा। 6 मार्च को अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो आप मिड अप्रैल के, इससे पहले तो मुझे उम्मीद नहीं लगती, मिड अप्रैल से पहले मुझे उम्मीद नहीं लगती कि ये पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत चीजें इसमें आपकी तैयार हैं। पहले मैं इसी की बात कर देता हूँ, सीबीटी 2 की बात कर देता हूँ, फिर हम और एरिया पे आएंगे। इसकी चर्चा अगर कर लें, इसमें देखो सीबीटी 2 में है क्या, बहुत चीजें तो सीबीटी 1 में जो आपने पढ़ी हैं, आरोहण का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहीं पर है कि जो सीबीटी 1 में जीएस की तैयारी जो आपको कराई गई है, उसमें आपको एज मिल रहा है, उसमें एडवांटेज मिल रहा है, उसमें आप किसी से भी बेहतर परफॉर्म करोगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 की बात कर लें, क्या क्या कह रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज सीबीटी एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स। अब तो मार्क्स वगैरह दे भी दिए इन्होंने। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए वो 15 गुना होंगे, 15 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है सीबीटी 2 के लिए। तो जो वैकेंसीज होंगी, टोटल वैकेंसीज जो होंगी सीबीटी 1 के 15 गुना, टोटल वैकेंसीज जो होंगी 15 गुना लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो सीबीटी 1 में कितने लोग निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 टाइम्स। सबको तो नहीं मौका मिला, 15 गुना लोगों को सीबीटी 2 देने का मौका मिला। अब अगली बात आती है, सर इसमें करना क्या है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1 भी आपने देख लिया, जीएस टफ नहीं आता और जीएस में सब बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आए।
किसी भी बच्चे की शिकायत मेरे पास ये नहीं आई कि सर आरोहण से हम पढ़े हैं और जीएस हमारा ठीक नहीं हुआ। जिसने भी सब्जेक्ट कवर किए, जैसे मैंने बताया, जो उस अप्रोच को फॉलो किया, जीएस को लेकर दिक्कत किसी को नहीं हुई। टेलीग्राम ग्रुप में भी देखिए रिजल्ट कितने लोगों ने मैसेज किया है। आरोहण के टेलीग्राम में भी आप देखेंगे, क्योंकि देखो पोस्टर बैनर तो हम बनाते नहीं कि पोस्टर बैनर लगा के प्रमोट किया जाए। मैं चाहता हूं जो सिलेक्ट हो गया, जॉब मिले, काम खत्म। वो प्रचार का माध्यम तो नहीं है। और मेन मेहनत उन बच्चों की है जिन्होंने मेहनत की है। आरोहण तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, सिलेक्शन में मेन मेहनत उन बच्चों की है जिन्होंने मेहनत से क्वालिफाई किया। ठीक, अब आता है सर पढ़ना क्या है वो बताइए। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आएंगे, पेपर टफ नहीं होगा। जैसा जीएस सीबीटी 1 में आपने देखा है, उसी अप्रोच का सीबीटी 2 में भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल टफ नहीं होता। तो कई सारे क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी आरआरबी के मैंने कुछ सॉल्व कराए भी थे, आपके कोर्स में पढ़े भी हुए हैं। जीएस के लिए प्रैक्टिस वो कर सकते हो आप। जो मैंने जीएस के लिए पेपर 1 में बताया था, सीबीटी 1 में बताया था, वही क्वेश्चन आप सीबीटी 2 में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे एसएससी जेई के क्वेश्चन हो, या आरआरबी के पुराने सवाल हो। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, इनके पुराने सवाल लगा सकते हैं। एसएससी जेई के पुराने सवाल लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको दे रखी थी, वो भी कर सकते हैं। आरआरबी के पेपर मैंने सॉल्व भी करवाए थे आप लोगों को सीबीटी 1 के टाइम पे। जीएस का नेचर वैसा ही रहेगा। अब बात आती है, ये लिख रहे हैं सिलेबस हम क्या पूछने वाले हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल, ये हम सीबीटी 2 में पूछेंगे। ठीक, उसमें भी इन्होंने सिलेबस लिखा है, देखो उसमें भी इन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी, यहां इसने वर्ल्ड नहीं लिखा, स्पेसिफिक लिखा है इंडियन ज्योग्राफी। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री वाला पोर्शन, इसमें भी इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब 1857 से 1947, एक एक को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या मतलब है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब मॉडर्न इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 से 1947 मॉडर्न इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी जितना काम का है वो हमने आपको जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही पढ़ाया हुआ है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर का पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतना तो हम जनरल अवेयरनेस में पूछेंगे। तो प्लानिंग हमें कुछ ऐसी नहीं करनी चाहिए। जैसे देखो ये क्या कर रहा है, खेल ये है कि जनरल अवेयरनेस में आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज का टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस में इन्वायरमेंटल इश्यूज का टॉपिक है, और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट अलग से भी टॉपिक है। तो इन्वायरमेंट अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, COP29 कहां हुई, ठीक, कोई नई थीम कहां पर, जो इवेंट हुआ उसकी थीम क्या थी। तो इन्वायरमेंट तो हम कई एरिया में कवर कर चुके हैं। इन्वायरमेंट देखो यहाँ जनरल अवेयरनेस में भी लिखा है, और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन यहां भी लिखा है। तो इन्वायरमेंट आप हर एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, यूपीपीएससी एई देना हो, यूपीपीएससी में तो जनरल एप्टीट्यूड के 4-5 टॉपिक कवर कर रहा है इन्वायरमेंट अकेला। तो इन्वायरमेंट क्यों मैं बार बार जोर दे रहा था, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, यूपीपीएससी एई में भी, आरआरबी में भी, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट जितना आएगा वो बनेगा। इन्वायरमेंट आपको दिक्कत नहीं करेगा, इतना कंप्रेहेंसिव तरीके से आपने पढ़ा है, हर चीज पे चर्चा की है, तो इन्वायरमेंट आपसे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बनेंगे, वहां समस्या नहीं आएगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक का सीबीएसई सिलेबस, मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है हमने आपको। जो नोट्स हमने बनवाए हैं एनसीईआरटी से ही बनवाए हैं, और सीबीटी 1 के लगभग क्वेश्चन जनरल साइंस के सबसे बने हैं। किसी की शिकायत नहीं थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बना, क्योंकि एनसीईआरटी के ही लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए थे, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के उठाए थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका खुद कह रहा है कि 10th लेवल का एनसीईआरटी, आपके नोट्स ही एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। 9-10, ये 10th बोल रहा है, 9-10 दोनों कवर किया है। ठीक, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आईसीटी जो मैंने पढ़ाया है, आईसीटी में हमने रैम, रोम, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, बहुत चीजें पढ़ाई हैं। पर आईसीटी में जितना आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आपको उसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्यूटर के कई बार आ जाते हैं जो आईसीटी में कवर नहीं होते। आईसीटी में हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है,
पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्यूटर की जितनी ज्यादा करोगे, कई एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो वहां से पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगा दो, कंप्यूटर बहुत सारा आपका उससे कवर हो जाएगा। ठीक, मैं एक एक टॉपिक पर डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये है आपका जो सीबीटी 2 का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले बिना कोई आलतू फालतू दिमाग लगाए बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन। अगर एनवायरनमेंट जो मैंने पढ़ाया है आपने वो कर रखा है, इसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी बोल दे रहा हूं कितने बनाओगे। जो मैंने पढ़ाया हुआ है उससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, जो एनवायरनमेंट मैंने कराया हुआ है। 7 से 8, एक दो क्वेश्चन नहीं कह सकता मैं क्या पूछेगा, पर 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, परसेंटेज ग्रीन हाउस गैस का सोर्स क्या है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज्यादा एमिशन कौन सेक्टर करता है, एनर्जी सेक्टर, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किस चीज से है। ऐसे जनरल क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, आप नोट भी कर लो चाहो तो, कितना आराम से बन सकता है। एनवायरनमेंट जो मैंने पढ़ाया यूपीपीएससी एई में भी, ईएससी में भी और यहाँ पर भी 70-80% क्वेश्चन आपके तीनों पेपर में एनवायरनमेंट दिक्कत नहीं करेगा, अगर एनवायरनमेंट आपने जो मैंने पढ़ाया पूरा किया हो। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप इस टॉपिक में रहोगे और सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको इसमें मिलेगा और उससे ज्यादा। ठीक है, एक तो हो गया आपका एनवायरनमेंट का पार्ट। दूसरा आप ये कर लेना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आया था, मेंस में भी आ रहा है, अब यहाँ पे लाइफ साइंस नहीं आ रहा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा। एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है साफ साफ सीबीएसई सिलेबस, 15 क्वेश्चन आएंगे। और जो एग्जाम्पल ये सब दे रखे है ना आपको, जो पढ़ाया हुआ है, एग्जाम्पल देके जो पढ़ाया हुआ है, इवन एनसीईआरटी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में होते हैं, आप देखोगे तो जो, और वही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव में दे भी रखे हैं, सीधा सीधा रिपीट करेगा। इसमें आप बना लोगे 11 से 12 क्वेश्चन, कॉपी से आपको 11 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, और कहोगे तो पेपर के बाद मैच भी करा दूंगा मैं इसमें। 11 से 12 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बनेंगे। तो आलतू फालतू दिमाग लगाए बिना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपको 15 क्वेश्चन के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट कवर करके, इसके तो डिजिटल नोट्स भी बने हुए हैं, लेक्चर प्रॉपर है। और फिर मैं कहूंगा लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में कई बार हम एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, हर चीज कॉपी में लिखना पॉसिबल नहीं होता। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लो, लेक्चर जरूर देखना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ठीक, चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो 50 क्वेश्चन नॉनटेक का है, 25 नंबर तो यही कवर कर दे रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका एनवायरनमेंट। और एक चीज बताओ, ये जो एनवायरनमेंट पढ़ोगे, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें यूपीपीएससी एई भी देना है, ये आपका यूपीपीएससी एई को भी हेल्प कर रहा है, ईएस को भी हेल्प कर रहा है, कॉमन एरिया है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो यहाँ पढ़ोगे यूपीपीएससी एई में, जो 25 क्वेश्चन जीएस में आएगा वहां पर भी आएगा, मेंस में 25 क्वेश्चन में वहां भी कॉमन रहेगा। आईसीटी आपका, ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो एरिया है 10 नंबर वाला, ये आईसीटी का पार्ट है। आईसीटी पढ़कर कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 5 से 6। आईसीटी अगर आपने पढ़ लिया है तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन बना पाओगे? 5 से 6। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा लो कंप्यूटर के, कई एग्जाम में कंप्यूटर आता है, 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिल जाएंगे तो 7-8 तक पहुंच सकते हो। आईसीटी पढ़कर कंप्यूटर 5 से 6 क्वेश्चन बन पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बढ़ा पाओ, 2 क्वेश्चन और बढ़ा पाओगे अगर पीवाईक्यू लगाओगे। कंप्यूटर कई एग्जाम में आता है, बहुत सारे पेपरों में पूछता है, प्रीवियस ईयर लगाकर, आरआरबी में भी आया होगा और पेपरों में भी आता है, पीवाईक्यू लगा के 2 क्वेश्चन यहाँ और बढ़ा सकते हो आप। ठीक, मेरी कॉपी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। अब आईसीटी का एरिया यूपीपीएससी एई में भी कॉमन, ईएस में भी कॉमन, तो ये तो कॉमन एरिया ही पहले तैयार कर रहे हो। तो अब ये मुझे बताओ, इन्वायरमेंट सबसे पहले 10 नंबर, और इन्वायरमेंट से भी पहले आरआरबी जिसका टारगेट है फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कर लेना। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, छोटा टॉपिक है, इन्वायरमेंट बड़ा टॉपिक है रिलेटिवली। जितने में इन्वायरमेंट होगा उतने में फिजिक्स केमिस्ट्री आईसीटी दोनों हो जाएगा। जितने में इन्वायरमेंट होगा उतने में फिजिक्स केमिस्ट्री आईसीटी दोनों हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सीबीटी 1 के लिए पढ़े हो, तुमको रिवीजन ही करना है। सीबीटी 1 के लिए पढ़े हुए हो, रिवीजन ही करना है, तो कम टाइम में आप रिवीजन कर लोगे। और इन्वायरमेंट ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आरोहण पे इन्वायरमेंट ज्यादातर लोग कवर कर चुके हैं, और इन्वायरमेंट तो यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं आरोहण पर नहीं हूं, इन्वायरमेंट यूट्यूब पर भी दे रखा है मैंने, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये सेशन यूट्यूब पर भी चला जाएगा क्लास के बाद, जिसके डाउट क्वेरी होंगे पूछ सकता है। लाइव में जो अभी अटेंड कर रहे हैं वो अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं।
पहले से आरआरबी की पहले बात कर रहा हूँ, फिर यूपीपीएससी और ईएस की बात करेंगे। तो एग्जाम तो मुझे लग रहा है 1 महीने के बाद ही डेट आनी चाहिए, उससे पहले नहीं लग रहा मुझे, और एक्सटेंड हो सकता है पर 1 महीना तो उससे ऊपर ही मिलेगा। तो पढ़ी हुई चीजें आपको जीएस में तो रिवीजन ही करना है, क्योंकि सीबीटी 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका। तो इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आईसीटी, ये 3 टॉपिक मिलाकर आपका मेन एरिया कवर कर दे रहा है 15, 10, 25, 35। सबसे पहले अप्रोच इन तीनों को करना है, ये तीनों आपका सेफ साइड हो गया। ठीक, जनरल अवेयरनेस में कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पॉलिटी सब पढ़ चुके हैं अभी तक जो बच्चे आरोहण पे, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया था पॉलिटी कवर कर लेना, एक सिंगल सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चन आपके प्री में भी बने, यूपी पीसीएस में भी बने, पीसीएस तक में क्वेश्चन काफी बने। तो पॉलिटी लगभग लोगों ने तैयार कर रखा है यहाँ पर। हिस्ट्री थोड़ा बड़ा पड़ता है सब्जेक्ट, पॉलिटी छोटा पड़ता है। पॉलिटी के बाद इसमें हिस्ट्री की बजाय सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना। तो इंडियन ज्योग्राफी मैंने शुरू में पढ़ाया हुआ है, और लास्ट में इंडियन ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर दिखेंगे आपको, जिसमें मिनरल्स और एग्रीकल्चर है। ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ाया, रिवर, माउंटेन सब पढ़ाया, फिर बिल्कुल लास्ट में ज्योग्राफी जब खत्म हुआ है तो मिनरल और एग्रीकल्चर, ट्राइब्स वगैरह पढ़ाए हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेक्टेड पोर्शन आपको पॉलिटी के बाद इंडियन ज्योग्राफी करना है। हिस्ट्री पूरा नहीं भी कर पाए तो मॉडर्न इंडिया जरूर कर लेना, पूरा नहीं भी कर पाए तो मॉडर्न इंडिया में भी 1857 से 1947 सेलेक्टेड अगर करना है भाई, अगर पहले पढ़े हुए हैं रिवीजन करना है तो पूरा करो। अगर कोई कह रहा है सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं पहली बार ही करना चाहता हूं, तो इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडिया, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, तो मॉडर्न इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में सेलेक्टेड पढ़ना है तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कम से कम ये टॉपिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और मगध एम्पायर, 3 चीजें। मेडिवल इंडिया नहीं भी पढ़ पाओ तो कम से कम इतनी चीजें। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है बहुत, एंशिएंट में कुछ पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में ही आपका मौर्य डायनेस्टी भी आ जाता है, मगध एम्पायर में ही मौर्य डायनेस्टी भी कवर हो जाता है। और अगर एक पढ़ना चाहो तो गुप्ता पीरियड, कालिदास वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, गुप्त काल, मेडिवल वगैरह को बहुत समय ना भी दो। तो मॉडर्न इंडिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मगध एम्पायर में ही आता है मौर्य और गुप्त काल, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कालिदास का टाइम पीरियड, ये सेलेक्टेड अगर पढ़ना है तो। अब वो डिपेंड करेगा, आप पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पहली बार ही पूरा पढ़ना है तो फिर कम टाइम में पढ़ना है तो सेलेक्टेड चीजें पढ़ो। ठीक, पॉलिटी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी में टाइम नहीं लगेगा। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में टाइम कम लगेगा। हिस्ट्री में सेलेक्टेड पढ़ोगे तो जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज बड़ा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या हो गया, प्रायोरिटी में नंबर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री, नंबर 2 पे आईसीटी या एनवायरमेंट, किसी को भी कर लो। एनवायरमेंट है बड़ा क्रूशियल कई एग्जाम के लिए, तो आईसीटी के साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो 2 नंबर पे चाहे एनवायरमेंट रख लो, 3 पे चाहे आईसीटी रख लो, 4 नंबर पे पॉलिटी, 5 नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी और 6 नंबर पे हिस्ट्री। सीक्वेंस बता देता हूं, 1 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, 2 पे एनवायरमेंट करना है, 3 पे आईसीटी। जनरल अवेयरनेस में भी 4 नंबर पॉलिटी, 5 नंबर इंडियन ज्योग्राफी, 6 नंबर हिस्ट्री। पॉलिटी 4 नंबर, 5 नंबर ज्योग्राफी, 6 नंबर हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया पहले, ये वाला पार्ट उसके बाद कर सकते हैं। रिपीट करूं फिर, नंबर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री, नंबर 2 एनवायरनमेंट, नंबर 3 आईसीटी, नंबर 4 जनरल अवेयरनेस में भी पॉलिटी पहले, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और फिर एंशिएंट का पार्ट। सेलेक्टेड अगर करना है इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस बड़ा एरिया है, उससे पहले ये 3 को कवर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी नॉन टेक की। मेरा जो पढ़ाया नॉन टेक है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता देता हूं कितने तक आप यहां पे कर पाओगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 12 तक क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मैं। एनवायरमेंट में 7 से 8, 12, 7, 19। आईसीटी में मान लेते हैं चलो 5 या 6, 19, 6, 25 क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं। आरोहन जो आपको हेल्प कर पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री में, आईसीटी में 6, 12, 6, 18 एनवायरमेंट के 7 से 8, 18, 7, 25 मान लेते हैं। 25 क्वेश्चन ये, और जनरल अवेयरनेस एक बड़ा एरिया है, तो 15 में से हम मान सकते हैं 10 से 11 क्वेश्चन। 15 में से मैं 10 मान लेता हूं, 15 में से 10 तो आपको कॉपी से मिल जाएंगे। मतलब आरोहण से 50 में से 35 क्वेश्चन मिनिमम सेफ साइड में बता रहा हूं, ये आपको कॉपी की लाइन मिलेंगी।
सीधे कॉपी की लाइनें मिलेंगी 50 में से 35। ये तो सेफ है ही, तो आप खुद बताओ टेक्निकल से भी ज्यादा कंफर्टेबल हो आप इसमें, इससे कम नहीं रहेगा। और सीबीटी 1 में भी जो कमिट किया था वो भी देखो। करंट अफेयर का जो एरिया है, करंट अफेयर आपका पेपर अगर अप्रैल में है, अप्रैल में पेपर है तो ये आपका मिड मार्च तक का पूछेगा, मिड मार्च तक का पूछेगा। अभी मैं इसमें करंट अफेयर की बात नहीं, अभी मैं इसमें स्टैटिक एरिया बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर आपका 15 मार्च तक का जो रहेगा। तो करंट अफेयर आप लोग दिसंबर फर्स्ट वीक तक का ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप लोगों को लाइव में मैंने जीके एंड करंट अफेयर कराया था आरआरबी सीबीटी 1 के लिए, तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक का ऑलरेडी मैंने करा दिया था। आपको सिर्फ इसके ऊपर का 15 मार्च तक का डाटा ऐड करना है, जो हार्डली 4 से 5 क्लास होगी। करंट अफेयर आपका अपडेशन 4 से 5 क्लास और चाहिए बस, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर आप लोगों को लाइव में मैंने सितंबर अक्टूबर में जो कराया था और उसको हमने दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म किया था। उसके मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, थ्योरी भी कराई थी, पीडीएफ भी दिया था, तो वो आपका तैयार है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक का करंट अफेयर आपका पढ़ा हुआ है, 15 मार्च तक का आपको आएगा, तो 4 से 5 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी साइंस एंड टेक की मैंने कुछ क्लासेस कराई हैं, उसमें करंट अफेयर के साइंस एंड टेक के टॉपिक कराए भी हैं जी। जनरल अवेयरनेस में साइंस एंड टेक भी पूछ रहा है ना, तो साइंस एंड टेक अभी देखो आपके फोल्डर में दिया है मैंने सीबीटी 2 में। आरआरबी वाले बच्चे अपना फोल्डर देखना, साइंस एंड टेक आपके फोल्डर में दे रखा है। और साइंस एंड टेक में भी करंट अफेयर के टॉपिक अभी कल भी कराए थे, कल क्लास होगी, कल भी कराऊंगा। तो 15 मार्च तक का साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, पर्सन, ये सब आपका करंट अफेयर में 15 मार्च तक का कंप्लीट हो जाएगा। आपके पेपर के 1 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाएगा ये चीज, तो वो आपको चिंता नहीं करनी है। बस अभी फिलहाल आप प्लान बनाओ ये स्टैटिक पोर्शन वाला कैसे करना है, स्टैटिक वाला कैसे प्लान करना है। करंट अफेयर आपका सबका जिसने भी आरआरबी सीबीटी 1 दिया है दिसंबर फर्स्ट वीक तक का ऑलरेडी मेरे से पढ़ा हुआ है। सिर्फ 15 मार्च तक का अपडेट होगा, 4-5 क्लास करंट अफेयर की। बाकी साइंस एंड टेक में करंट अपडेशन में करा भी रहा हूँ, साइंस एंड टेक का करंट अपडेशन करा भी रहा हूँ। बाकी जो टॉपिक है 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अगर साइंस एंड टेक और ये मिला भी लोगे तो सब मिला के 10 के आसपास क्लास होगी, 10-12 क्लास, जिसमें आपका साइंस एंड टेक भी कंप्लीट, करंट अफेयर भी कंप्लीट, 15 मार्च तक का पूरा, जो यूपीपीएससी एई में भी काम आना है, ईएस में भी काम आना है, यहाँ भी काम आना है। तो बहुत सारे कॉमन एरिया हैं जो यूपीपीएससी एई में भी आएगा, यहाँ भी आएगा। वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करिए, पहले कैसे क्या कवर करना है, अपने टाइम के हिसाब से प्लानिंग बना लीजिए। जैसे मैंने बताया, तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, उससे बेहतर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, आईसीटी पहले करना, जो मैंने शुरू में बोला, ये 3 पहले कर लो। जनरल अवेयरनेस आएगा तो 15 ही नंबर का, पर 15 नंबर में 4-5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। उसमें भी मैंने बताया पॉलिटी लगभग लोग पढ़ रखे हैं, सेलेक्टेड पढ़ना ये करना। जीके, करंट अफेयर, साइंस टेक मिला के हार्डली 10 क्लास। साइंस एंड टेक मैं कल ही कंप्लीट कर दूंगा, तो करंट अफेयर का जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है ये कल आपका पूरा हो जा रहा है। बचा खुचा करंट अफेयर 4-5 क्लास में, वो भी एंड 15 मार्च तक का डाटा आना है यहाँ पर। अब आ जाते हैं आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल आरोहण पे देखो 2 बैच हैं, आरआरबी फुल बैच कोर्स, उसमें टेक्निकल एक्सेस मैंने दिया हुआ है। मैक्सिमम टेक्निकल हम लोगों ने मैकेनिकल में और सिविल में करवाया हुआ है। टेक्निकल ज्यादा जो हमने आरोहण पे कराया है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का 50-60% लगभग टेक्निकल अवेलेबल होगा। मैकेनिकल सिविल में लगभग सब्जेक्ट, काफी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। टेक्निकल आपका लेवल एसएससी जेई लेवल का रहेगा और आरआरबी के पुराने क्वेश्चन, एसएससी जेई के लेवल का रहेगा और आरआरबी के पुराने क्वेश्चन। तो सिविल मैकेनिकल में लगभग सब्जेक्ट, काफी सब्जेक्ट हमने कराए हैं। प्रोडक्शन वगैरह का भी कुछ पार्ट अभी हमने इसमें प्रोवाइड कराया है, जो कुछ नए टॉपिक्स थे। टेक्निकल आपका एसएससी जेई का लेवल रहेगा और आरआरबी के पुराने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेगा टेक्निकल में, क्वेश्चन टेक्निकल का बहुत टफ नहीं आएगा आपका, ठीक है। बाकी इसमें ध्यान से देख, सब कुछ देखना है, नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाई कितना करना है, ये सब ठीक से नोटिफिकेशन को ध्यान देना है। पैटर्न मैंने बता दिया किस तरह तैयारी करनी है। पेपर टफ नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं सबसे आसान आरआरबी जेई आता है, सबसे आसान पेपर आरआरबी जेई है, तो ये पेपर टफ नहीं होता। तो ये मत परेशान हो कि इतने टाइम में कैसे कर पाऊंगा, सबसे आसान पेपर आपको यही मिलता है। सिंगल लाइन में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर 2-4 देख लोगे, खुद ही अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह भी देखो उन्होंने दे रखा है, डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है। तो काफी सब्जेक्ट तो आरोहण पर हमने इसमें दे भी रखे हैं, प्रोवाइड कर रखे हैं, कुछ कुछ आपको हो सकता है अलग से चीजें दी हो।
जैसे आरोहण पर भी आप देखोगे टेक्निकल मैकेनिक्स कराया हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल कराया हुआ है, जितने मुझे ध्यान आ रहे हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन अभी हमने यूपीपीएससी एई के लिए कराया है, वो आप लोगों को भी दे देता हूं मैं, आरआरबी में भी ऐड कर देता हूं कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कंक्रीट सर्वे हो रखा है। कैड नहीं पढ़ाया गया, कैड मुझे लग रहा नहीं आरोहण पर नहीं है। जियोटेक अवेलेबल है, इरिगेशन अवेलेबल है, मैकेनिक्स अवेलेबल है, स्ट्रक्चर अवेलेबल है, स्टील ट्रांसपोर्टेशन ये सब अवेलेबल है। तो कुछ कुछ टॉपिक छोटे मोटे छोड़ के लगभग सिविल अवेलेबल है। मैकेनिकल में भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिकल में मशीन्स और आपका सिंक्रोनस मशीन, मेजरमेंट, इसमें भी काफी सारी चीजें, नेटवर्क, ये सब अवेलेबल है, काफी चीजें इसमें भी अवेलेबल है। कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कराया है। ईडीसी का भी पार्ट देखो करवाया हुआ है, आरोहण पर ईडीसी वाला पार्ट भी है। मैकेनिकल में भी कई सारी चीजें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सोम, ये सब है, ये सब कराया हुआ। टोम, ये वेल्डिंग कराया हुआ है, एफएम कवर है, इंडस्ट्रियल कराया हुआ है, थर्मल का पार्ट, ये सब है। काफी सारे सब्जेक्ट इसके भी रेडी हैं। छोटे मोटे कुछ टॉपिक नहीं होंगे, बाकी लगभग चीजें अवेलेबल हैं। अभी प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन यूपीपीएससी ए के लिए हुआ था, आरआरबी फुल कोर्स में वो टॉपिक भी डाल देता हूं मैं। जो छोटे मोटे टॉपिक है कुछ उससे भी कवर हो जाएंगे। जो आपका प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन यूपीपीएससी ए में आ रहा है, वो आरआरबी वालों को भी टेक्निकल में मैं ऐड कर देता हूँ। शायद ऐड कर दिया होगा, नहीं भी होगा तो मैं चेक करके आज ऐड कर दूंगा। तो आरोहण के एंड से जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो मैं उसमें टॉपिक डाल दूंगा। तो आरआरबी वाले जो स्टूडेंट आरोहण वाले हैं, आरोहण पे दो तरह के बैच थे आरआरबी के। एक आरआरबी का फुल कोर्स था, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों था, जिसमें टेक्निकल इंक्लूड था, और एक आरआरबी ओनली नॉन टेक है। आरआरबी वाला कोर्स कोई देख भी रहा हो तो आरआरबी फुल कोर्स था और एक आरआरबी नॉन टेक वाला था। तो जो करना चाहे वो कर सकता है। यूपीपीएससी एई का बैच चल ही रहा है। यूपीपीएससी एई में साइंस एंड टेक कल खत्म कर दूंगा मैं, हालांकि है वो करंट अफेयर का ही पार्ट। तो 15 मार्च तक का करंट अफेयर आप लोगों को भी करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को भी करना है। अब इसमें करंट अफेयर केवल पार्ट 2-4 क्लास जो होगी वो रहेगी। 15 मार्च तक का डाटा हमें कवर करना है। तो आपका एक तो टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बातें मैंने आपको साइंस एंड टेक में भी बताई हैं, कुछ चीजें मैंने आईसीटी में भी बताई हैं, और जो जरूरत होगी इसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह 1-2 लेक्चर वो मैं अपने आप ऐड कर दूंगा। जितनी नीड होगी 1-2 लेक्चर, और एक बार मैं करंट अफेयर कंप्लीट कर दूंगा तो 1-2 लेक्चर जो जरूरत होगी मैं अपने आप एआई में ऐड कर दूंगा। रोबोटिक्स आपका ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, रोबोटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। एआई में थोड़ी बहुत जरूरत होगी, मैं इसको देख के अपने आप ऐड कर दूंगा, अभी टाइम है हमारे पास। तो यूपीपीएससी एई में सिलेबस इतना है, मुझे नहीं लगता 100% अभी तक कोई कवर कर चुका होगा। तो जब तक आप बाकी चीजें निपटाओगे तब तक मैं करंट अफेयर भी कंप्लीट करा दूंगा, जो 1-2 क्लास एआई में करना है वो भी कर दूंगा। हालांकि 100% कोई कर तो नहीं पाएगा, एक आध टॉपिक छोड़ोगे भी, ठीक। तो पॉइंट ये है कि यूपीपीएससी एई जब तक आप बाकी चीजें कंप्लीट करोगे, जो 1-2 क्लास हमें करनी है, भाई मैंने कहा था 100% सिलेबस हम करा देंगे, तो जो मुझे कराना है एआई का कुछ पार्ट वो चलो कर दूंगा मैं ऐड, और रोबोटिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी कोई टॉपिक नहीं रह गया। और एक टॉपिक आपका वाटर रिसोर्सेस, एक ये टॉपिक है। तो आरोहण पर जो इरिगेशन वगैरह पढ़ाया गया था वाटर रिसोर्सेज में हमने वो ऐड कर दिया। अब इसमें सिविल वालों के लिए जैसे थर्मो एक टॉपिक है यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स में, तो मैकेनिकल वाला प्रीलिम्स का थर्मो पढ़े या ना पढ़े, थर्मो उसका मेन सब्जेक्ट है, वो कर लेगा। उसी तरह से वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन सिविल का कोर टॉपिक है, कोई उसको पढ़ाए या ना पढ़ाए, ये सिविल इंजीनियरिंग का एरिया है, वो अपने आप कर लेगा। इवन प्रीलिम्स में आसान आएगा, वो तो मेंस के लेवल पे पढ़ते हैं सिविल वाले। हाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए है सर, इसमें हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ। कंजर्वेशन की कुछ चीजें जैसे ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, या वाटरशेड का क्या मतलब होता है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें इसको लेकर आप एनवायरनमेंट में पढ़ भी चुके हैं। सॉइल कंजर्वेशन के तरीके, वाटर कंजर्वेशन, बहुत सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा चुका हूं। एनवायरनमेंट अकेला आपके 4-5 टॉपिक कवर करता है, ठीक। और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं सर, जो सिविल से रिलेटेड है और इस फोल्डर में होनी चाहिए, फिल्टर करवा के इसको भी, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, थोड़ा मुझे टाइम देकर इसको फिल्टर करवा के कुछ हटवा भी देंगे। तो एनवायरनमेंट में भी वाटर कवर हो रहा है, सिविल वाले पढ़ते भी हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को दिक्कत लग रही है सर इतना कैसे पढ़ेंगे, कुछ फिल्टर भी करवा देंगे। एक ही टॉपिक रह रहा है ना बस, बाकी जब तक आप ये सब खत्म करोगे केवल एआई और ये रह रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा नहीं। और करंट अफेयर 15 मार्च तक का डाटा आने दो, अभी डाटा आ ही रहा है और लगातार मैं करंट अफेयर अपडेशन करा ही रहा हूँ।
साइंस टेक में करंट अपडेशन करा ही रहा हूँ, विकल्प पढ़ाया 3 मार्च का टॉपिक, 4 मार्च का टॉपिक, तो जब डाटा आएगा तभी तो कवर करोगे उसको। तो टॉपिक आते जा रहे हैं, मैं करंट अपडेशन वगैरह देता जा रहा हूँ, साइंस एंड टेक का भी करा रहे हैं, कल ये खत्म कर देंगे और बाकी बचा कुचा करंट अफेयर 4-5 क्लास में वो भी 15 मार्च तक कंप्लीट। 15 मार्च तक का डाटा हमें करना है वहां पर। पेपर हो सकता है स्टेट का पोस्टपोन भी हो जाए, स्टेट में कुछ नहीं कह सकते आप, पर तैयारी आप अभी फिलहाल अभी के कैलेंडर के हिसाब से मान के करें। जो तैयारी का मोमेंटम बना हुआ है उसको लूज नहीं करना, आपको वही डेट मान के चलना है। और पता लगा 15 दिन बाद एग्जाम 2 महीने पोस्टपोन हो गया, पर तैयारी आपकी उसी डेट को लेकर 20 अप्रैल को मानकर होनी चाहिए, ताकि पूरी मेहनत से काफी चीजें कवर कर लो। अगर पोस्टपोन हो गया तो रिवीजन में टाइम मिल जाएगा, पर अभी आप 20 अप्रैल को ही दिमाग में रख के पूरा तैयारी करिए। स्टेट में बहुत बार चेंज होती है डेट, ठीक है। अभी आप 20 अप्रैल दिमाग में रखकर चलिए, क्योंकि आरओ वाला पेपर भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपके 22 टॉपिक जो एप्टीट्यूड वाले हैं उसमें ले दे के एआई में थोड़ा बहुत करना है किए, बस ये इतना ही रह रहा है। बाकी करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, कल भी क्लास होगी, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं इस पे पूरी बात करना चाह रहा हूं, जिसकी जो क्वेरी है पूछ लो, क्योंकि बार बार यही सवाल आपके आते रहते हैं, टाइम अपना भी खराब करते हो दूसरे का भी। कारण ये भी है कुछ बच्चे अभी नए ज्वाइन किए आरोहण पर, कोई मान लो 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया, 3 दिन पहले ज्वाइन किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो परेशान हो रहा है, क्या करना है वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने सेशन रखा है कि पहले कंफ्यूजन दूर करो, माइंड को क्लियर करो और तैयारी करो। पर यह बात गारंटी है, आरोहण पर जब 2-4 महीने निकल जाएंगे, हर बच्चा कंफर्टेबल हो गया। शुरू के 15 दिन दिक्कत रहती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। 3-4 महीने जब समय हो जाता है, बिल्कुल माइंड सेटल हो जाता है कि अब हमें लाइन मिल गई, यही करना है। और सिलेक्शन ऑफ लाइन से देख रहे हो सिलेक्शन, तो आप ही में से स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, पर पढ़िए, शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। जो एग्जाम चाहो वो निकलेगा, पर पॉइंट यही है, सब्जेक्ट को क्वालिटी तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्वालिटी तरीके से पढ़ोगे, आप ही में से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना। ग्रुप पे इतने मैसेज देख रहे हो, यूपी पीसीएस तक में इतने 20 से ऊपर सिलेक्शन हुए, आरआरबी आपके सामने रिजल्ट है, कितने पेपर बैक टू बैक, एसएससी जेई आपके सामने रिजल्ट आया, तो पर वो आप ही में से स्टूडेंट निकल रहे हैं, टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है। पॉइंट ये है कि आप किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, किस पर चल रहे हो। शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और जिसने 3-4 महीने आरोन पे निकाले हैं उसको समझ आ गया करना क्या है, जल्दी समझ जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस पढ़िए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। यूपीपीएससी एई की बात हो गई। यूपीपीएससी एई आपका जो 25 क्वेश्चन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। अभी जैसे ही ये सब थ्योरी खत्म हो जाएगी, 15 मार्च तक का डाटा मैं बोल रहा हूं, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पे शुरू कर देंगे, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन के लिए बार बार आप किताब की बात करते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज आरोहण पर सब्जेक्ट वाइज भी कराई है। अब हम 4-5 सब्जेक्ट को क्लब करके तब टेस्ट बना रहे हैं, फिर फुल लेंथ होने वाला है। 30 मार्च तक आपके 36 टेस्ट पूरे हो जाएंगे, 27 तो हो चुके हैं। 36 टेस्ट हमने कमिट किए थे, जो कोर्स से अलग है, टेस्ट सीरीज सेपरेट है, कोर्स अलग है। जिसकी जो इच्छा है वो करे। कोई टेस्ट सीरीज का पैसा कोर्स में ऐड हुआ है वो भी नहीं किया गया, सेपरेट रखा गया है। तो टेस्ट सीरीज में 36 कहे थे, 27 ऑलरेडी अभी तक हो चुके हैं इसमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको सब्जेक्ट के साथ भी करा रहा हूँ, कोर्स में भी करा रहा हूँ। जैसे कोर्स में अभी हमने ईएससी के 8 पेपर सॉल्व करवाए थे कुछ दिन पहले, 17 से 24 के। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब क्वेश्चन भी आपके फोल्डर में पड़े हुए हैं। दिखा दे रहा हूँ कहां पर है, ये भी ढूंढना ना पड़े, मैं दिखा देता हूँ इसमें। ये यूपीपीएससी यही वाला बैच है, ये टेस्ट सीरीज अलग है, कोर्स यहाँ, टेस्ट सीरीज यहाँ। आपके बैच कोर्स में भी क्वेश्चन कितने सारे पड़े हुए हैं, बार बार आप क्वेश्चन की बात करते हो, इतने भी नहीं कर पाओगे। देखो ये फोल्डर था, ये देखो यहाँ पर ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 से 24 तक के पेपर सॉल्व कराए, पूरा ईएससी का फोल्डर बना दिया अलग से, जो वीडियो सॉल्यूशन करवाए। उसके ठीक नीचे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 74 वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें कई सारे एग्जाम के पूरे पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं मैंने। तो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ सॉल्व कराए हैं। 74 तो वीडियो पड़े हुए हैं जो मैंने बना रखे हैं। तो कहाँ क्वेश्चन कम लग रहे हैं तुमको। फिर उसके नीचे जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़ा हुआ है, फिर एसएससी जेई के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पड़े हुए हैं। इतने लगा पाओगे? लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस नीचे पड़ा हुआ है, उसके बाद भी किताब की जरूरत पड़ रही है क्या? और अभी फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा, थ्योरी खत्म होते और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप मुझे बताओ, ईएससी के 8 पेपर, उसके बाद आपके फोल्डर में इतने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है। फिर अभी ये खत्म होगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, नए नए टॉपिक जो आपके ऐड हुए, रोबोटिक्स वगैरह, वो सब भी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन मैक्सिमम कराया जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है मुझे वो बताओ, किस तरह की क्वेरी और डाउट आपको बार बार आता है?
करंट अफेयर विकास जो मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे ही करना है, क्योंकि जब मैंने दिसंबर फर्स्ट वीक तक का पढ़ाया है इसका मतलब पिछले साल का कवर किया है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक का पढ़ाया है तो लेटेस्ट पढ़ाया है। सितंबर में बैच शुरू किया था 24 में और दिसंबर फर्स्ट वीक तक का हमने पूरे साल का कवर कर दिया था। जीके करंट अफेयर जो कराया है उसमें आपका जीके भी है, करंट अफेयर भी है और इकोनॉमी भी है। और करंट अफेयर के जो लेक्चर हैं उन लेक्चर के ऊपर लिखा भी हुआ है। कई लोग कह रहे हैं सर करंट अफेयर अलग कर दीजिए। अब एक एक चैप्टर थोड़ी अलग हो सकता है, जीके एंड करंट अफेयर एक ही मॉड्यूल होता है, उसमें जीके प्लस करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी एक साथ पढ़ाया जाता है। कि स्टैटिक जीके का भी कोई टॉपिक है, करंट अपडेशन आया साथ साथ करा दिया। करंट अफेयर बिल्कुल सेपरेट थोड़ी पढ़ सकते हो आप, किसी टॉपिक से जोड़ के पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर की पीडीएफ भी उस फोल्डर में पड़ी है और लेक्चर के ऊपर करंट अपडेशन लिखा भी है। पूरे फोल्डर को स्क्रॉल करोगे जवाब मिल जाएगा। साइंस एंड टेक में आपको मैंने स्पेस और डिफेंस वगैरह के लेक्चर ऐड किए थे, उसकी जो पीडीएफ है वो भी जीके करंट अफेयर में फोल्डर में पड़ी हुई है, वो जीके करंट अफेयर के लेक्चर डाले हैं। साइंस एंड टेक में कुछ लेक्चर आपके स्पेस और डिफेंस के जो पड़े हैं वो जीके करंट अफेयर से लिए गए लेक्चर हैं, उसकी पूरी पीडीएफ नोट्स वहां पड़े हुए हैं जीके करंट अफेयर में, वो उसी का एरिया है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है ये बताइए। टेस्ट सीरीज अभिषेक हम अपने एंड से तो प्रयास कर रहे हैं, 36 टेस्ट। देखो अब मुझे एक बात बताओ अभिषेक, मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ कोर्स में, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत सारे फोल्डर क्वेश्चन के बने भी हुए हैं, इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन कराऊं? सारे क्वेश्चन जोड़ोगे 5000 के ऊपर निकल जाएंगे। तो हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा करा दिया जाए। कोई ये तो नहीं कह सकता कि यही पेपर आ जाएगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, प्रयास हम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कराने का। केवल टेस्ट सीरीज नहीं, क्वेश्चन मैंने कोर्स में बहुत सारे कराए हुए हैं, कहीं और की टेस्ट सीरीज लेने की नीड नहीं है। अब केवल टेस्ट सीरीज तो मैं नहीं कह सकता अभिषेक, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज जिसने किया हुआ है वहां मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा कवरेज हो जाएगा। केवल टेस्ट सीरीज के भरोसे बैठे 36 टेस्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये गारंटी मैं नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करूंगा कि हाँ बाद में आप कह दो सर सेम लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहाँ नहीं मिला मुझे, तो ये गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, कोर्स प्लस ये करोगे तो जो पढ़ाया हुआ है मैंने उसके बेसिस पे कह सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर अगर आपने कोर्स नहीं किया हुआ है तो फिर मैं गारंटी नहीं बोल पाऊंगा कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। सिर्फ टेस्ट सीरीज करके कोई कहे कि सर क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिले, तो भाई मैं गारंटी कैसे दूंगा? जब पढ़ाया है सब्जेक्ट इतनी मेहनत से, वहां मैं गारंटी बोल सकता हूं कि क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, रोहित सिंह इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में एनवायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराए भी हुए हैं, एनवायरमेंट के अंदर ही पढ़ा हुआ है। करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं मैंने, करंट अफेयर में क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं, कराऊंगा भी। एनवायरमेंट के अंदर क्वेश्चन कराए हुए हैं, आईसीटी के अंदर सॉल्ट पेपर मैंने दे रखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सॉल्ट पेपर मेरा बनाया हुआ दिया है, तो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में दिए नहीं है। अपने सब्जेक्ट भी ओपन करके देखो, मेरे खुद के बनाए क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन आईसीटी में, एनवायरमेंट में, करंट में कितने सारे दे रखे हैं, फोल्डर ओपन तो कर लो। चलो जो आपने बात करी है मैं जरा दिखाई देता हूं यहीं पर, ये आपका कोर्स है यूपीपीएससी यही वाला, कोई सब्जेक्ट ओपन कर देता हूं मैं। बार बार डिमांड कर रहे हो पर पढ़ नहीं रहे हो, उसमें कितना दे रखा है। ये देखो ये है प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स खोलते ही देखिए इसमें जरा कितने सारे सब्जेक्ट आपके। जनरल स्टडीज दिखा देता हूं चलो, जीके एंड करंट अफेयर, पूरा स्क्रॉल भी नहीं कर रखा होगा आपने, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं मैंने। ये शुरू में नोट्स पड़े हुए हैं, बाद में क्वेश्चन वगैरह भी हैं इसके अंदर। ये देखो एक एक पीडीएफ बना के प्रॉपर दे रखी है, अवार्ड्स सब नए नए टॉपिक दिए हुए हैं। ये देखो ये सब पीडीएफ दे रखी है। इसमें नीचे जाओगे करंट अफेयर क्वेश्चन भी कराए थे मैंने, इसमें नीचे जाओगे स्क्रॉल करते हुए करंट अफेयर के नए नए क्वेश्चन भी हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक तक के क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी और भी क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, वो भी अपडेट कर दूंगा। तो थ्योरी भी करा दी, थ्योरी पीडीएफ भी दे दी, क्वेश्चन भी दे रखे हैं और ऐड भी करने हैं। कितना करोगे यार? इसमें लास्ट में देखोगे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं फोल्डर में। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोल्डर खोलोगे, वहां भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन हैं भी। ईएस के पेपर भी सॉल्व करवाए, इसमें देखना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह खोलोगे क्वेश्चन मिलेंगे। ईएस वाले सब्जेक्ट जो है ना उनमें क्वेश्चंस भी हैं। जो टीचरों ने पढ़ाया है थर्मो इंस्ट्रूमेंटेशन, उन्होंने भी क्वेश्चंस करवाए हैं। जैसे आईपीआर है, आईपीआर में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन पड़े हैं। शुरू में ही देखो ये रहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये पड़ा हुआ है। सिक्स सिग्मा मैंने बना के पीडीएफ दी हुई है ये। तो इतना कंटेंट तो है, तुम कवर तो करो इतना। और मैं परेशान हूं, और आईसीटी के भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं इसमें, एथिक्स में भी है। तो क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से काफी हैं और कराने भी हैं। ईएस के पेपर भी कर चुके। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना तुमने पूरा कर लिया क्या? जितना मैंने करा दिया उतना पूरा कर लिए?
सब्जेक्ट वाइज भी कईयों में तो पड़े हुए हैं क्वेश्चंस। अरे बहुत क्वेश्चन है यार, किताब जरूरत क्या, बहुत क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन किसी का डाउट रह गया तो पहले पूछ लो। अभय ने पूछा है आरआरबी जेई के लिए 20 मार्क्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभी मैंने शुरू में सब एक्सप्लेन किया है, पूरा देख लो आप, मैं पूरा फिर रिपीट नहीं करूंगा, सारा बताया मैंने अभी। ईएससी प्री करना है, जीएस उसके साथ आरआरबी सीबीटी 2। ईएससी प्री में प्रदीप कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आरआरबी में नहीं आएंगे, और आरआरबी पहले हो जाना है, ईएससी बाद में होगा, तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीन ही टॉपिक वहां मतलब के रहेंगे, आईसीटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर। आरआरबी और ईएस में तीन ही कॉमन है, बाकी अलग है सिलेबस, और सब एक साथ नहीं हो सकता, सारे पेपर एक साथ नहीं टारगेट कर सकते, बहुत ज्यादा दिमाग में मत लाइए एग्जाम्स को। आरआरबी 25 कब आएगा मुझे नहीं पता, आरआरबी हर साल होता भी नहीं है, 25 का आरआरबी कब आएगा मैं नहीं बता सकता, तुक्का लगाने कोई मतलब नहीं है, हर साल होता भी नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का अलग से टेस्ट, देखो टेक्निकल टेस्ट वगैरह तो नहीं, अभी यूपीपीएससी एई की टेस्ट सीरीज चल रही है, नॉन टेक के टेस्ट ऑलरेडी आपको दे रखे हैं आरआरबी के, वो काम आ जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, काम आ जाएंगे आपका। सीबीटी 2 का टेक्निकल का भी प्लान नहीं किया मैंने, टेस्ट टेक्निकल का प्लान नहीं किया है, नॉन टेक का अवेलेबल है। ज्योग्राफी में मिनिमम कितना लेक्चर कर लें, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट संजीव वही सिलेबस में लिखा हुआ है, अब उसमें काट छाट थोड़ी कर पाओगे। ईएससी जीएस 2024 का पेपर और टफ था, पेपर सॉल्व कराया है वैभव, टफ है इसीलिए तो नंबर कम गए थे, 40 नंबर पे भी क्वालिफाई कर गए थे लोग। डीएफसीसीआईएल में कॉमन जीएस जो है श्रीकांत वो सेम रहेगा, उसमें केवल एक टॉपिक डीएफसीसीआई और रेलवे, क्योंकि पेपर की डेट आगे बढ़ गई है, वो टॉपिक मैं कराऊंगा, मैंने बोला हुआ है। अबाउट डीएफसीसीआई और रेलवे के बारे में जो बताना है, वो 4-5 लेक्चर जो कराने होंगे मैं अपने आप ऐड कर दूंगा, उससे पहले हमारा ये यूपीपीएससी ए का सिलेबस एक बार खत्म हो जाए फिर उसको कराऊंगा। और यूपीपीएससी ए जैसी कंप्लीट हो जाता है, फिर राजस्थान का सोशल एस्पेक्ट, क्योंकि वो एग्जाम अभी डिले है, एग्जाम में टाइम है, राजस्थान लोकल जीएस और सोशल एस्पेक्ट वाला पार्ट है, उसके बाद शुरू कर देंगे, एक एक पेपर निपटता जाएगा तो हम भी फ्री होते जाएंगे, फिर पूरा फोकस उस एग्जाम पे करेंगे। यूपीपीएससी के लिए विवेक सब बता चुका हूं, 5-6 ओरिएंटेशन बता चुका हूं, कोई ओरिएंटेशन देख लो, लास्ट ओरिएंटेशन वीडियो जब एग्जाम डेट आई थी उसके बाद था, वो देख लो, सब बताया हुआ, कम से कम 6-7 बार बताया हुआ है यूपीपीएससी को टारगेट कैसे करना है। एक लास्ट वीडियो जब डेट आई थी यूपीपीएससी की कैलेंडर में, तब एक वीडियो था, वो देख लेना, उसमें सब डिटेल में बताया है कौन कौन सब्जेक्ट पहले करने हैं, छोटे सब्जेक्ट पहले करने हैं यूपीएससी में। आईसीटी का डायनेमिक पोर्शन, शुभम एक बात बताओ, करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में क्या पढ़ते हैं बेटा, इन्वायरमेंट का अपडेशन हो चाहे आईसीटी का अपडेशन हो, ये करंट अफेयर में अपडेशन तो पढ़ रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक भी तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या उसमें आईसीटी का अपडेशन नहीं हो रहा है, इस तरह के सवाल पूछते हो। करंट अफेयर जब आ गया तो करंट अफेयर में नए टॉपिक इन्वायरमेंट हो या आईसीटी हो, करंट अफेयर में सारा आ जाएगा ना ये, या दोबारा फिर आईसीटी पढ़ाऊं उसके लिए, मतलब आईसीटी के अपडेशन के लिए अलग से आईसीटी में क्लास कराऊं या करंट अफेयर कराऊंगा तो उसी में कवर करूंगा, अपने आप बताओ। जब मैं करंट अफेयर पढ़ा ही रहूंगा तो इन्वायरमेंट का या आईसीटी का अपडेशन आएगा तो मैं दोबारा इसका वेट करूंगा सब्जेक्ट शुरू होने का क्या, अगर मैं करंट अफेयर पढ़ा ही रहूंगा तो 15 मार्क्स तक का सारा डाटा इनका भी इसी में कवर हो जाएगा। करंट अफेयर में और क्या होता है, यही सब तो होता है। कंप्यूटर आईसीटी का पीडीएफ बताया तो आपको आईसीटी करना है और कंप्यूटर के क्वेश्चन लगाने हैं। कोई और क्वेश्चन है किसी का? इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आरोहण पे जितना कवरेज है, आरोहण पे जितना कवरेज है ईएस के लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई करा पाएगा या इससे ज्यादा कर पाओगे। साइंस एंड टेक वगैरह जो पढ़ा रहा हूं वो भी ईएस वालों को दे दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया वो भी दे दिया गया है, और ये मत सोचिएगा सर हमारे सिलेबस का पार्ट है कि नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का पार्ट है, आपके एग्जाम में वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह पे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। साइंस एंड टेक जो अभी पढ़ रहे हो करंट अफेयर का पोर्शन है ये, साइंस एंड टेक पे इंजेन्युटी वगैरह क्वेश्चन आए भी हुए नासा वासा के, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को जो साइंस एंड टेक या डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो टॉपिक दिए हैं इन्हीं का हिस्सा है वो, तो इससे ज्यादा कवरेज ईएससी में भी कोई नहीं कराएगा। मैथमेटिक्स में भी मैंने 4 ईयर सीरीज, 4 ईयर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, ये सब सर से बोल के ऐड करवा दिए हैं। मैथमेटिक्स भी बहुत कंप्रहेंसिव कवर करवा दिया है कि अब दाएं बाएं कुछ भी पूछेगा तो लगभग चीजें वहां कवर हो रखी हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो फुल बैच कोर्स है जिसमें 10 के 10 सब्जेक्ट हैं, ए टू जेड सारा कवरेज है उसमें, और किसी को ईएससी नेक्स्ट ईयर भी देना हो तो भी ईएससी वाला बैच कर सकता है,
क्योंकि आगे के भी जो लाइव क्लासेस होंगी वो एक्सेस इनको रहेगा। नेक्स्ट ईयर भी किसी को ईएससी देना हो तो आरोहन का जो एग्जिस्टिंग बैच है कर सकता है, लाइव एक्सेस जितना आता रहेगा इनको मिलता रहेगा। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस वाले जो बच्चे हैं, आरोहन का जो अवेलेबल बैच है वो कर सकते हैं, लाइव जितना होता जा रहा है वो इनको भी एक्सेस मिल रहा है। इनके सब्जेक्ट जो हैं वो इनको भी एक्सेस है लाइव का पूरा, तो इनके लिए तो फायदा है। यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस वाले लास्ट ईयर का भी पूरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है और लाइव का एक्सेस भी इनको दिया हुआ है। तो जिनको ये वाला बैच करना है 71st बीपीएससी या यूपी पीसीएस इस साल का, वो ये एग्जिस्टिंग बैच कर सकते हैं आरोहन का। लाइव का एक्सेस भी इनको दे रखा है, पुराना भी सारा अवेलेबल है। एसएससी जेई के लिए किसी को करना है तो जो न्यू जीएस बैच है आरोहन का, व्हाइट कलर का थंबनेल बना हुआ है, एसएससी जेई किसी को करना है स्पेसिफिक खाली वही करना है तो न्यू जीएस बैच 2024-25 वाला, उसमें लाइव रिकॉर्डिंग दोनों है। अभी क्योंकि उस एग्जाम में टाइम है तो लाइव सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब होंगे उसमें, अभी समय है हमारे पास, तब तक बाकी एग्जाम निपट जाएंगे। ये वाला बैच देखो, ओनली एसएससी जेई या जनरल एग्जाम्स पीएसयू उनके लिए कोई जीएस करना चाहे तो ये वाला बैच है। एसएससी जेई पीएसयू उनके लिए ये वाला बैच भी काम कर जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक जितना पढ़ाया गया रिकॉर्डिंग भी और लाइव भी एक एक करके कवर हो रहा है। लाइव में भी इसमें पॉलिटी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर का साइंस एंड टेक अभी इसमें भी चल रहा है। और ये सब जब खत्म हो जाएगा तब इसमें इन्वायरमेंट का कुछ हिस्सा हुआ है, बाकी रह गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है, कॉमन एरिया जो है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आईसीटी ये तीनों लाइव में कवर होंगे। जब यूपीपीएससी एई वगैरह हो जाएगा तो लाइव में इसमें अभी होना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आईसीटी, ये तीनों होगा और एनवायरमेंट का कुछ पोर्शन होगा। तो लाइव इसमें 50% लगभग हुआ है, 50% और होना है। और लाइव जल्दी का है, ज्यादा पुराना बैच नहीं है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कोई डाउट हो तो बताओ। बस पॉइंट ये है कि जो एग्जाम देना है मेहनत से पढ़िए, जो भी पेपर देना है डिसाइड कर लो और पढ़ो, और 50 चीजों के चक्कर में मत पढ़ो। लग रहा है कि बहुत सारी चीजों में पढ़ रहे हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो बहुत ज्यादा चीजों में मत पढ़ो, लिमिटेड चीजें फोकस करो कि मुझे 2 एग्जाम देना है, 1 एग्जाम देना है, उस पर 100% एफर्ट करो। बहुत चीजों को एक साथ लेके मत चलो, ठीक है। मैंने नवीन बता दिया, जो आप डाउट पूछ रहे हैं पूरा लेक्चर एक बार देख लीजिए। हिंदी के लिए मैंने बताया था हिमांशु, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, और पृथ्वीनाथ पांडे बुक की हेल्प ले सकते हो लिमिटेड लेक्चर्स के लिए, लिमिटेड टॉपिक्स के लिए, लिमिटेड टॉपिक्स वहां से पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ हिंदी में, यही सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। बाकी किसी क्वेरी हो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या ऐप पे मैसेज में पूछ लीजिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ज्योग्राफी मैंने बताया संजीव, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, सिलेबस अभी डिफाइन किया था मैंने यहाँ पर।